ये प्रारंभ करते हैं फोर्थ चैप्टर पाठ नंबर 4 अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। अपना मालवा यहाँ पर लेखक ने जो प्रभास जोशी जी ने जो लिखा है ये उनके 2006 में यानी 1 अक्टूबर 2006 में कागज कार्य स्तंभ से लिया गया जो जनसत्ता अखबार में था, उसी से ये एक भाग जो है उसका अंश जो है उसका लिया गया है। मालवा शब्द के बारे में देख लेते हैं। मालवा एक अक्षेत्र है पूरा और ऐतिहासिक अक्षेत्र है। मालवा पठार के बारे में भी हम सब ने सुना है कि मालवा पठार के आसपास का एरिया, पठार के बारे में आपने पढ़ा होगा, पठारों के बारे में हिस्ट्री में कि कैसे कैसे पठार हैं। और वही चंबल नदी ग्वालियर का क्षेत्र वो सारा क्या है मालवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात करें मालवा की तो ये राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है और मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, यानी जो मध्य प्रदेश सटा हुआ राजस्थान से दक्षिण पूर्वी भाग में, उसी पूरे क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। मालवा के इतिहास के बारे में जाने तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास की बात है कि यहाँ जो है पंजाबी और जो राजपूत थे वो आए थे, इस एरिया में रहते थे और सिकंदर ने उनको हराया था, यानी सिकंदर ने उन पर आक्रमण कर दिया था और उनको हरा दिया था। तो इंदौर के आसपास उज्जैनी, विदिशा, उज्जैनी आज भी है, तो उज्जैनी आज का नाम है मालवा, उस पूरे क्षेत्र का नाम नहीं, अलग अलग राज्यों जिलों में और गांवों में बटा हुआ है पूरा मालवा क्षेत्र। तो इसके बाद वो जो लोग हैं जो पंजाबी और राजपूत थे वो सारे के सारे वहाँ रहने लग गए थे और उसी पूरे क्षेत्र को जो है मालवा कहा जाता था। मालवा जाति से भी प्रसिद्ध है, मालवा पठार से भी प्रसिद्ध है, भीलों का क्षेत्र भी कहा जाता है। भीलों का क्षेत्र, भील जाति, तो भील जाति का क्षेत्र भी मालवा को कहा जाता है। और विशेषता चित्रकूट पर्वत, यहाँ पर चित्रकूट पर्वत है जिसके नीचे से चंबल नदी बहती है। ये है कई नदियों का अंतिम स्थल यानी अंत यहाँ आकर हो जाता है। बहुत सारी नदियाँ यहाँ उतरकर इस क्षेत्र में जो है समाप्त हो जाती हैं। एक मैप है, मैं आपको मालवा क्षेत्र का वो मैप दिखा देता हूँ। वो मैप कैसा है, ये है मालवा क्षेत्र का मैप। तो यहाँ इंदौर है यह क्षेत्र, और इस क्षेत्र में जो राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, ये आगे ऊपर राजस्थान है, तो यहाँ ये दक्षिणी पूर्वी हिस्सा जो राजस्थान का है, तो इसी को जो है हम क्या है, इस जो ये रेड लाइन से जो दिखाया गया, मार्किंग की गई है, ये सारा क्षेत्र जो है क्या है, ये रिवर है, नदी है। चंबल नदी के आसपास बहुत सारी ये नदियाँ जो है यहाँ आकर जो है समाप्त हो रही हैं। तो ये सारा क्षेत्र जो है, ऐतिहासिक की बात करें तो ये मैप भी जो है 1823 का है, क्योंकि अब उस क्षेत्र को जो है मालवा नाम से जो पुकारा जाता था, अब पहले का जो ऐतिहासिक नाम है उस क्षेत्र का मालवा, अब तो ये जो है डिस्ट्रिक्टों में और गाँव में इस प्रकार बटा हुआ। पहले पूरे क्षेत्र को जो है मालवा, जिसमें बहुत सारे गांव आते हैं, इस क्षेत्र को मालवा कहा जाता है। तो इसी मालवा के बारे में यहाँ पर लेखक ने, प्रभास जोशी जी ने, पहले मालवा कैसा था और धीरे धीरे ये मालवा जो क्षेत्र है किस प्रकार औद्योगिक क्रांति के कारण यानी खाऊ उजाड़ू सभ्यता के कारण पूरा का पूरा उजड़ गया, और जो हरा भरा कभी मालवा था, जो खूब पकता था, यहाँ खूब पानी की बहार थी, नदियों की बहार थी, अच्छी बारिश इस क्षेत्र में होती थी। और कहने का मतलब इसके बाद जो है जैसे जैसे यहाँ औद्योगिक क्रांतियाँ आई हैं, किस प्रकार इस पूरे क्षेत्र को उजाड़ा गया है। खाऊ उजाड़ू सभ्यता क्या होती है कि प्रकृति भले ही उजड़े लेकिन अपने भोग से, अपने उजाड़ मतलब खाने पीने की चीज़ों से, यानी कहने का मतलब अपने जीवन के भोग से संबंधित ज़्यादा है। जैसे
कई प्राकृतिक क्षेत्रों में बड़े बड़े कारखाने बना दिए जाते हैं, जिसके कारण वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य हो नष्ट हो जाता है, और वही खाऊ उजाड़ू सभ्यता है। बात करें अमेरिका, यूरोपीय देशों की, तो ये सारे के सारे खाऊ उजाड़ू सभ्यता के अंतर्गत ही आते हैं। ये नहीं प्रकृति को देखते हैं, इनको फैक्ट्रियाँ लगानी होती हैं, इनको कंपनियाँ स्थापित करनी होती हैं, अपने काम से मतलब होता है, प्रकृति से इनका कोई संबंध जो है ये ज़्यादातर नहीं रखते हैं, जिसके कारण जो है इसको खाऊ उजाड़ू सभ्यता भी कहा जाता है। अर्थात मालवा को नहीं कहा जाता, उस सभ्यता को जो औद्योगिक क्रांति को है कि जो आगे होड़ लगी हुई है, उसी को खाऊ उजाड़ू सभ्यता के अंतर्गत माना जाता है। हम आ जाते हैं अपने पाठ पर। तो ये है प्रभाष जोशी का जो अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, ये जनसत्ता अखबार की बात है जो 1 अक्टूबर 2006 को छपा था। और इसका उनका एक स्तंभ लेख था। स्तंभ का मतलब जो संपादकीय लेख होते हैं, लेखक अपने अपने स्तंभ होते हैं, उसी के आधार पर वो हर रोज नई नई जानकारियां जो अखबारों में छापते हैं, देते हैं। वो उस स्तंभ लेखन में कागतकारे नाम के स्तंभ से ये पाठ लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की, जो अब तो मध्य प्रदेश राजस्थान दोनों प्रदेशों को मिलकर जो है पूरा मालवा था, कोई अब कहीं मालवा प्रदेश ढूंढने लग जाओ ऐसा नहीं मिलेगा, ऐतिहासिक नाम है मालवा। तो कि मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम एवं विस्तार, यानी नदियों की स्थिति क्या है, नदियां किस वहाँ से जो पैदा होने वाली हैं वो फैल कहाँ कैसे कैसे जाती हैं, ये सारा विस्तार, वहाँ के जनजीवन संस्कृति को चित्रित उन्होंने करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। यानी प्रभाष जोशी ने मालवा प्रदेश की सुंदरता का वर्णन यहाँ करने का प्रयास किया गया। पहले के मालवा, यानी पहले जो ऐतिहासिक मालवा था, मालव धरती गहन गंभीर थी। यह मालव शब्द से ध्यान आया है कि यहाँ के एक भील राजा थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इनका युद्ध हो गया था, और बड़ी वीरता के साथ जो है, वो भील राजा का नाम मुझे ध्यान नहीं है, मुझे याद है कि मालवा में इस प्रकार के मालवा से एक भील राजा थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है उनकी लड़ाई हुई थी, और चाणक्य की कूटनीति के कारण जो है दोनों में सलाह मशूरा हो गया था, यानी दोनों एक दूसरे में मित्रता हो गई थी, दोस्ती हो गई थी। ये था, वैसे बड़े क्योंकि ताकत से लड़ा था, पहले ये सिकंदर से हार चुके थे। तो ये था। तो इसके बाद मालवा की मालव धरती गहन है, गंभीर है, डगडग रोटी पग पग नीर, यानी हर कदम पर रोटी है, यानी यहाँ पर फसलें हैं, उपजाऊ जमीन है, और हर कदम पर यहाँ पर पानी ही पानी है। कि अब के मालवा नदी नाले सूख गए हैं। अब मालवा में क्या हो गया है, औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ के नदी नाले सूख गए हैं, पग पग नीर वाला मालवा अब सूखा हो गया है। क्योंकि पहले जो मालवा प्रदेश था वहाँ डगडग रोटी पग पग नीर वाली बात थी। डगडग का अर्थ होता कदम कदम पर रोटी, यानी कदम कदम पर भोजनीय पदार्थ, और हर कदम पर जो है पानी की बात यहाँ पर की गई है कि ऐसा था मालवा। लेकिन धीरे धीरे मालवा की नदियाँ भी सूख गई और यहाँ पर जो है सारा क्षेत्र सूखा हो गया। जो मालवा अपनी सुख समृद्धि एवं संपन्नता के लिए, यानी संपूर्णता के लिए, जिसमें सब कुछ पूर्ण था, विख्यात था, वही अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया। यानी किस सभ्यता में उलझ गया? खाऊ उजाड़ू में। यानी कहने का मतलब बस अपने पेट भरने से मतलब है, प्रकृति का नाता उससे कोई नहीं है, तो ये खाऊ उजाड़ू सभ्यता के उसमें फंसा। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप अमेरिका की देन है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अमेरिका ने ही ये फैक्ट्रियां लगाना, बड़े बड़े औद्योगिक कारखाने स्थापित करने की जो परंपरा थी वो स्थापित की, और इसमें जो है ये ध्यान भी नहीं रखा गया कि इसमें प्रकृति के साथ किस प्रकार संबंध रखना है, किस प्रकार नहीं। तो ये जो है, यानी यहाँ पर अमेरिका की देन, जिसके कारण विकास और औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अपसभ्यता बन गई, यानी उजाड़ की बुरी सभ्यता जो है वो बनी। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई और इससे पर्यावरण में बदलाव हुए, यानी पर्यावरण बिगड़ गया। कभी जहां बारिश होती थी वहां सूखा पड़ने लगा। तो ये सारे कारण होने लगे। लेखक की पर्यावरण संबंधित चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित नहीं है, सार्वभौमिक हो गई, यानी पूरी पृथ्वी की है, पूरी भूमि की है। कि यदि इस प्रकार खाऊ उजाड़ू सभ्यता में हम चलते रहे तो किस प्रकार इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। जैसे कभी मालवा हरा भरा था, अब सूखा हो गया। वो सारी बातें यहाँ पर की गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित किया कि हम
अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लग गए। ये सब कारण हुए। इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरण की पूरी तस्वीर, विनाश की जो पूरी तस्वीर है वो खींचने का प्रयास यहाँ पर किया, जिससे मालवा भी नहीं बच सका। औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से भी अलग किया। सही मायनों में हम उजड़ रहे हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरण सरोकारों से संबंधित जो चिंता है आम जनता को से जोड़ा है तथा पर्यावरण के प्रति लोगों को खाऊ जाड़ू सभ्यता में, खाऊ जाड़ू सभ्यता शब्द से आप समझ ही गए कौन सी खाऊ जाड़ू सभ्यता की बात यहाँ पर की गई है। उगते सूरज की निथरी धूप यानी चमकती धूप राजस्थान में रह गई। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था, यानी मालवा में पहुंचा तो वह आसमान बादलों से छाया हुआ था। काले भूरे बादल। थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। चौमासा का अर्थ होता है 4 महीने, बारिश के 4 महीने, वर्षा ऋतु के 4 महीने होते हैं। तो ये महीने जो है आशज से लग जाते हैं, श्रावण, भादवा, आषाढ़ से, आषाढ़, श्रावण, भादवा, आशज, ये जो है 4 महीने जो हमारे भारतीय महीने हैं उनके अनुसार हैं। यदि बात करें, यदि अंग्रेजी महीनों की जून के अंत यानी जुलाई के प्रारंभ से शुरू होकर जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर के लास्ट तक यानी जून के आधे से ही स्टार्ट हो जाता है और यदि बात करें अक्टूबर के तक ही ये चलता है। तो ये 4 मासे होते हैं, चौमासा जिनको कहा जाता है। और चौमासा में इन 4 महीनों में कहीं आना जाना वर्जित होता है। ये सारी बातें छोड़ो उन बातों को। तो ये चौमासा शब्द क्या है वो मैंने अभी बताया। जहां जहां भी पानी भरा हुआ रह सकता था, लबालब भरा हुआ था, यानी जहां जहां गड्ढे बड्ढे थे, क्योंकि अंत तक क्या है पानी भरा रहता है, बारिश जो है वो समाप्त हो जाती है, यानी चौमासे के अंतिम महीने की बात यहाँ पर की गई है। मटमैला बरसाती पानी यानी माटी जैसा मैला। जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे सब बह रहे थे, यानी पानी चल रहा था। उसमें सबसे ज़्यादा पानी अब यह धरती सोख के रख नहीं सकती थी, यानी ज़्यादा पानी इसलिए चल रहा था क्योंकि ज़्यादातर मालवा की मिट्टी में बारिश होकर पानी अब भरा हुआ, धरती नहीं सोख रही है, वो नाले के माध्यम से बह रहा है। चौमासे के अंतर्गत अंतिम महीना जो है वो आश्विन का अश्विनी महीना ही होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष होता है जिसमें नवरात्रे आते हैं, तो हमने देखा है। तो इसीलिए लेखक ने यहाँ पर नवरात्रि की पहली सुबह की बात यहाँ पर की गई है। मालवा में घट स्थापना की तैयारी यानी कलश स्थापना आदि की तैयारी की बात की गई जो नवरात्रों में होता है। गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह। यहाँ पर माना जी लिखा हुआ या माता जी है, तो माता जी के ओटले जो पूजा स्थल हैं वो सारे और जो रंगोली आदि से सजाते हैं, तो मालवा में ये सब होता है। ये सारी तैयारियां, मालवा क्या पूरे देश में ऐसा होता है। तो पहले घर आंगन लीपने की बात ये की गई है। आजकल साफ सफाई होती है, तो पहले क्योंकि कच्चे घर होते थे और मालवा राजस्थान का दक्षिण पूर्वी एरिया है, तो वहाँ पर राजस्थान में भी हमें पता है कि कैसे घर होते हैं और मालवा में भी ऐसे ही घर, क्योंकि जिस समय की बात यहाँ पर सुभाष चंद्र जी ने की है वो बहुत पुरानी बात है। तो बहू बेटी के नहाने धोने और सजकर त्योहार मनाने में लगने की घड़ी यानी समय। लेकिन आसमान तो घाव घाव कर रहा था, यानी कहने का मतलब बादलों की गरज से और तेज हवाओं से यह घाव घाव ध्वनि है, कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक शब्द है। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप यानी चमकीली धूप की बात यहाँ पर की गई है। लहलहाती जवार बाजरे, यानी इस मौसम में जवार बाजरे ज़्यादा होते हैं, और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें, यानी जो बेल होती हैं जिन पे पीले फूल लगे होते हैं, तो वो खिलती फूलती की बात यहाँ पर की गई है। दमकते घर आंगन देखने आया था, यानी मैं इस मौसम में इसलिए आया था कि वहाँ पर जो है चमकते साफ सुथरे घर आंगन होंगे, क्योंकि नवरात्रों का समय है। सब ने, क्योंकि पहले उसने कभी मालवा को देखा था, तो मालवा में इस समय घट स्थापना यानी कलश स्थापना की तैयारी की बात होती थी, घर आंगन साफ सुथरे लीपे जाते थे, तो ये सारी बातें होती थी। और ये सब जो है यहाँ पर लेखक जो है देखने के लिए मालवा में आए थे, घूमने आए थे। तो लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा, यानी पानी तो यानी बारिश तो होकर ही रहेगी।
ऐसा नहीं है कि नवरात्रि में पानी गिरते न देखा हो, वैसे ये बारिश का अंतिम महीना होता है, चौमासे में चौथा महीना होता है, और इसमें पानी गिर भी जाता है, बारिश नहीं भी होती है, कभी कभी हो भी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि नवरात्रों में बारिश नहीं होती, ऐसा नहीं है। क्वार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। क्वार का महीना जो सर्द ऋतु के आने का महीना, सर्द का आने का, ठंड का आने का महीना होता है। कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है, यानी कभी बारिश जो है पहले ही, जैसे इस बार जो है अभी कोई भी आसपास बारिश नहीं हुई तो पहले ही समाप्त हो जाती है वर्षा। इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा था, यानी धमकी दे रहा था कि अभी तो मैं गया नहीं हूं, यानी बारिश का महीना, अभी बारिश होगी, यानी चारों ओर बादल मालवा में छाए हुए थे। किस समय की बात, किस शुभ अवसर की, त्योहार की बात यहाँ पर की गई है? तो नवरात्रों की बात की गई है। नवरात्रों में क्या क्या होता है? घट की स्थापनाएं होती हैं, और क्या होता है, घर आंगन चौके जो है सब साफ सुथरे यानी लीपे जाते हैं, और घरों में रंगोलियां बनाई जाती हैं। इस महीने में नहाने, औरतें महिलाएं नहा धोकर सजकर तैयार होती हैं, ये सारी बातें होती हैं। इस समय किस प्रकार का मौसम था? तो बादल घाव घाव कर रहे थे, यानी चारों ओर बादल छाए हुए थे। कौन कौन सी फसलों की बात की गई है यहाँ पर? तो मुख्य फसल कौन कौन सी होते? तो ज्वार, बाजरा और सोयाबीन इस मौसम में मालवा में पकती थी। मालवा में क्या क्या चीजें लेखक देखने आए थे? तो मालवा में यही सब चीजें देखने आए थे कि नवरात्रों पे इस प्रकार सजा धजा होगा और लहलहा रहे होंगे ज्वार बाजरे, और सब घर आंगन साफ सुथरे होंगे। तो ये सारी चीजें जो है मालवा में देखने आए थे। कवार का महीना कौन सा महीना होता है? तो ठंड का महीना होता है, जिससे ठंड सर्द जो है वो शुरू होती है, वो होती है। और ये मानसून के लिए कौन सा महीना होता है? तो यहाँ पर प्रश्न करें तो ये अंतिम महीना होता है। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं। मीणा जी जो बिना चीनी की चाय, यानी फोकी चाय जो शुगर वालों के लिए होती है, इस प्रकार की चाय, या मीणा जी हैं, कोई चाय की दुकान है, और नागदा स्टेशन पर जो चाय की दुकान है तो वो चाय इस प्रकार के पिलाते हैं। सारे जरूरी समाचार भी मिलते हैं वहाँ पर, क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर चाय की दुकानें होती है, ढाबे होते हैं, वहाँ पर अखबार रखा होता है, और कोई भी घटना होती है तो वो बात करते हैं लोगों से कि आज इस प्रकार कोई बड़ी घटना हुई है, तो वो सारी जानकारियाँ होती हैं। गई रात कुआलालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे, यानी कुआलालंपुर में भारत हारा था इसलिए दुखी थे। पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए, यानी जब पूछा कि मौसम कैसा है, खेती आए, तो उसी पे आए, यानी मालवा की प्राकृतिक स्थिति पर आए। हाँ, अब के पानी बहुत गिरो, यानी इस बार जो है पानी बहुत ज्यादा गिरा है। किसान के ही कि हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई। यहाँ पर उस चाय वाले ने जो है, मीणा जी ने बताया कि इतनी बारिश हुई है कि सोयाबीन की जो खेती थी वो तो गल ही गई। पर अब गेहूं चना अच्छा होएगा, परंतु अब गेहूं चने की फसल, क्योंकि बारिश होगी तो गेहूं चने की फसल अच्छी होती है, ये स्वाभाविक है। सार में उन्होंने कहा कि दुकान में लग गए, अर्थात जो अंत में जो है उन्होंने सार का मतलब सारांश में उन्होंने कहा, थोड़े से ही में बहुत सारी बातें उन्होंने कह दी और अपने दुकान के काम में लग गए। चाय और भजिया उन्होंने अच्छा बनवा के दिया था, ये उसी वहाँ की भाषा के अनुसार ये शब्द लिखे गए हैं, ये ध्यान रखना। हम मियाँ बीबी मजे में खाते पीते उज्जैन पहुँच गए। रास्ते में शिप्रा मिली, शिप्रा नदी जो चंबल नदी का ही आगे जाके, चंबल नदी के पास ही जाके जो है समाप्त होती है, वही बात की गई है। मैया ऐसी भरपूर, यानी यहाँ नदी को ही माता कहा गया, क्योंकि भारत में स्वाभाविक है नदियों को माँ ही कहा जाता है। और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी, यानी पहले सूखी रहती थी, बहुत सालों के बाद ये बहती हुई दिखी थी, क्योंकि काफी बारिश हुई इसलिए। गए महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी घरों में घुस गया, यानी शिप्रा नदी का पानी की बात यहाँ पर की गई है कि इतना पानी आया है इस बार तो कि घरों तक जो है वो चला गया है। तो भोपाल, इंदौर, धार, देवास ये सब जड़ी लगी थी। मैंने बताया था मैप में ही कि इंदौर के आसपास का एरिया है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और देवास आदि जो विदिशा आदि का क्षेत्र है, वो सारा क्षेत्र जो पहले पौराणिक विदिशा नाम था, उज्जैनी आदि जो है वो, तो बारिश की झड़ी लगी थी। सब जगह फोन लगा के पूछा था, खतरा कहीं न था, लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। लेकिन सबको पुराने समय में जैसे मालवा अच्छा पकता था, अच्छी बारिश होती थी, वो दिन सारे के सारे याद आ गए।
अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। यानी कहने का मतलब कि पहले मालवा में जितना पानी गिरा करता था अब उतना नहीं गिरता है। इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज़्यादा गिर गया। यानी अब क्योंकि पहले तो पानी बहुत ज़्यादा गिरता था मालवा में, लेकिन पिछले बहुत सारे सालों से मालवा में पानी नहीं गिरा था, लेकिन अब कम पानी भी गिर जाए तो लोगों को ज़्यादा ही लगने लगता है। इस बार भी बरसात वहीं 40 इंच गिरी। मापा जाता है पानी को, कितने इंच पानी गिरा किसी बर्तन आदि में रख के, तो जितना भर जाता है एक निश्चित औसतन एरिया में, तो उससे पता लगाया जाता है। कहीं ज़्यादा है कहीं थोड़ी कम है, लेकिन लोग टीवी की समझ में अति बोलने लगे हैं। यानी अति का मतलब ज़्यादा ज़्यादा बताने लगे हैं, वो अत्यधिक बताने लगे हैं। उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना, मालवा के आंगन में से निकलना है। यानी बात करें उज्जैन से देवास होते हुए, उज्जैन दिखाया था मैंने, उज्जैन वही है, और उज्जैन, विदिशा, इंदौर, वो सारा क्षेत्र मालवा के मध्यम में आता, अंतर्गत आता है सारा का सारा। तो मालवा से के आंगन से, यानी मालवा के प्रदेश, पूरा प्रदेश जो था था उसी के अंतर्गत से। कवार की धूप होती तो बड़ी बुरी गदराई हरियाली से तबीयत झक हो जाती। यानी यदि कवार की सर्दियों की हल्की धूप होती है तो हरियाली बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन कुएं, बावड़ी, तालाब, तलैया, यानी बावड़ी होते हैं जो राजाओं आदि के द्वारा एक तालाब, छोटे तालाब बना दिए जाते थे। बावड़ियाँ होते ज़्यादातर राजस्थान के एरिया में, मध्य प्रदेश में मिलती हैं। तालाब, तलैया यानी जोड़ तालाब सब लबालब भरे हुए थे। नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखे तो क्या गजब की विपुलता यानी संपूर्णता की आश्वस्ति मिलती है, यानी आश्वासन मिलता है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, अब की मालवो खूब पाक्यो है। यानी त्योहार दिवाली दशहरा खूब मनाओ, क्योंकि इस बार मालवा में फसलें खूब लहरा रही हैं, खूब पकी हैं। ये बात यहाँ पर की गई है। लेखक को अपने पुराने दिन, सब के सब पुराने दिन किसके कारण याद आए? भोपाल, इंदौर, देवास आदि को सब देखा और चारों ओर बारिश का मौसम था और शिप्रा नदी का पानी घरों में घुस गया। ये सारे हालात देखकर उसने ये सब सोचा है। मालवा में क्या नहीं गिरता जो पहले गिरता था, वैसा पानी नहीं गिरता जो पहले गिरा करता था। और औसतन पानी की कितना इंच गिरा है, यदि बारिश कितने इंच हुई थी? 40 इंच के आसपास बारिश जो है वो हुई थी, कहीं थोड़ी कम कहीं थोड़ी ज़्यादा थी। लेखक को कहाँ से होकर कहाँ जाना था? तो उज्जैन से देवास होते हुए लेखक को कहाँ जाना है? इंदौर जाना था। तो इस बार क्या क्या चीजें भरी हुई बताई गई, लबालब पानी से भरी थी। तो कुएं, बावड़ी, तालाब, तलैया, ये सब बताए गए हैं जो पानी से लबालब भरे हुए थे। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इंदौर, जैसे इंदौर गाड़ी से उतरे तो सामान रखते ही दवा को कहा कि अपने को सब नदियाँ, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। यानी उन्होंने जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे तो उन्होंने ये निश्चय किया कि उनको मालवा की नदियाँ, तालाब, ताल तलैया और जलाशय, यानी जल के जो भी आधार हैं, तालाब आदि जो भी हैं, वो सब कुछ जो जल की घाटियां हैं, वो जलाशय के अंतर्गत नदियां, तालाब सब आ जाते हैं। तो सब पहाड़ चढ़ने हैं, अर्थात यहाँ के पहाड़ जो है वो देखने हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं से? नहीं यार, पहले माता बिठाएगा। यानी पहले जो है माता बिठाने का अभिप्राय ये है कि नवरात्रे हैं और लड़कियों को, कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है, तो उनको भोजन खिलाना जो है वो माता बिठाना होता है। अर्थात ये सब जो है उन्होंने अपनी वहाँ की भाषा के अनुसार ऐसा कहा। यहाँ पर पहले का मतलब पहले। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई ताऊ जी, 1 बजने वाली है। यानी नवरात्रि के अंतिम दिन की बात है कि माता यानी सब को भोजन खिला दिया, आरती भी हो गई है, 1 बजने का समय हो गया है। बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो जाएगी।
यानी यहाँ पर लेखक ने जो है अपनी उम्र का अंदाजा बताया है कि कितनी हो जाएगी, 70 साल की हो जाएगी। पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, यानी अब आपसे पहाड़ों पर नहीं चढ़ा जाएगा, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएगी लेकिन उस पर लेटना रड़का यानी लेट मेट कर जो है वो घूमना नहीं हो सकेगा। तो ये सारी बातें हो सकेंगी क्योंकि अभी उम्र कितनी हो चुकी है, 70 साल की हो चुकी है। यानी यहाँ प्रभास जोशी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। मन से तो किशोर हो सकते हो, यानी मन से तो भले ही किशोर का अर्थ होता है 13, 14, 15 साल की आयु को किशोर कहा जाता है, 16 साल तक की आयु को किशोर कहा जाता है, 12 से 16 साल, वैसे 18 साल अब निश्चित कर दिया गया है, तो उस अवस्था को जो है किशोर कहा जाता है, किशोरावस्था के अंतर्गत आता है वो। तो कि मन से तो किशोर हो सकते हो, शरीर फिर वैसा फुर्तीला लचीला जैसा किशोरावस्था में होता है, जितनी फुर्ती होती है, जितना लचीलापन होता है, जितना गर्वीला होता है, यानी चेहरे पर तेज होता है, वो नहीं हो सकता। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, यानी उम्र तो जो पूरी शरीर की जो एनर्जी थी उसको ले गई, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जिए, कम से कम जो हमारे पास हो उसको तो जी भर कर। इस त्रासदायी प्रतीति के बावजूद, यानी पीड़ित करने वाले एहसास के बावजूद कि उम्र 70 की आसपास हो चुकी है, ये बड़ा पीड़ा पहुंचाने वाला था, लेकिन फिर भी मन से आप किशोर हो सकते हो। जरूरी नहीं है कि 70 साल की हो गई तो आप अपने आप को बूढ़ा एहसास करो। दो जगहों से नर्मदा देखी, यानी 2 जगह से नर्मदा नदी को देखा, ओंकारेश्वर में उस पार से, और सामने सीमेंट कंक्रीट का एक विशाल राक्षसी बांध बनाया जा रहा था, तो उस पर बनाया जा रहा है नर्मदा नदी पर। तो शायद इसलिए वह चिढ़ती और तिन फिन फिन करती, यानी कहने का मतलब आवाज करती, तेजी से बह रही थी। मटमैली यानी माटी जैसे रंग के पानी वाली, कहीं छिछली अपने तल के पत्थर दिखाती, यानी कहीं उसके जमीन के जो पत्थर हैं वो दिख रहे थे, कहीं गहरी अथाह, कहीं बहुत ज़्यादा गहरी। वे बड़ी बड़ी नावें वहाँ नहीं थी जो पहले कभी होती थी, बड़ी बड़ी नाव, और शायद पूर्व में बहने से बचकर कहीं रख दी गई हैं, कहीं पानी में बह ना जाए पुल में, तो तेज बहाव के कारण इसलिए अलग रख दी गई होंगी। किनारों पर टूटे पत्थर पड़े थे, टूटे हुए पत्थर। यहाँ किस नदी की बात यहाँ पर की गई है वो ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो बात की गई है वो 3 फिन फिन बहती चिढ़ती नदी की बात की गई है, जिस नर्मदा नदी की बात यहाँ पर की गई है। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। रामेश्वरम ओंकारेश्वरम जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है, भगवान शंकर के 12 प्रमुख मंदिरों में से, तो ऐसा लग रहा था वहाँ बांध निर्माण होने के कारण जैसे ये कोई तीर्थ धाम ना हो। निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। वही थोड़ी देर कवार की चिलचिलाती धूप मिली, यानी कवार के महीने में हवा ठंडी होती है तो धूप थोड़ी सी तेज होती है, तो वही बात की गई है। लेकिन नर्मदा के बार बार पुर आने के निशान चारों तरफ थे, यानी चारों ओर घिर आने के बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी जो है और गति है, यानी खूब तेजी थी, यानी इतने बांध बनाने के बाद भी। यहाँ कौन सी नदी की बात की गई है, तो नर्मदा नदी की बात की गई है। यहाँ पर लेखक ने नर्मदा नदी को कहाँ से देखा, तो ओंकारेश्वर मंदिर जो प्रसिद्ध तीर्थ धाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वहां से देखा था, यानी दूसरी पार से देखा था। वहां पर क्या बनाया जा रहा था, तो नर्मदा नदी पर एक राक्षसी बांध, बहुत बड़ा राक्षस जैसा बांध, विशाल बांध बनाया जा रहा था, इसलिए जो है वो चिढ़ रही थी, नर्मदा नदी चिढ़ रही थी। ये भी पूछा जा सकता है नर्मदा नदी के चिढ़ने का कारण या लेखक ने क्या बताया था, प्रभास जोशी जी ने क्या बताया। तो ये था नेमावर के पास बजवाड़ा में, जगह के नाम है नेमावर और बजवाड़ा में नर्मदा बिल्कुल शांत, गंभीर और भरी पूरी थी, यानी अच्छे प्रकार से उसमें पानी भरा था। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही थी, यानी हल्के हल्के उजाले से चमक रही थी। चवथ का चांद यानी चतुर्थी के चंद्रमा की बात यहाँ पर की गई है, उस पर लटका हुआ था, यानी उस दिन चतुर्थी तिथि थी और चंद्रमा जो है वो ऊपर चमक रहा था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप, यानी मिट्टी के एक ऊंचे ढेर पर पेड़ों के बीच बैठे हुए थे और चुपचाप नर्मदा नदी को प्रणाम कर रहे थे। बहन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई है, देखना अब रात को बहेगी, यानी अब हल्की हल्की धीरे धीरे चल रही है, देखना रात को और तेज हो जाएगी
बहन जी यानी बहन जी की बात यहाँ पर की गई है, यानी नदी को संबोधित करते हुए। रात भर हम उसके किनारे ही सोए, सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे, यानी नमस्कार करने में, प्रणाम करने में। अब वह शांत बह रही थी। अपन घाट यानी हम, घाट के नीचे नर्मदा किनारे के लोग यानी हम जो है वही पश्चिमी उत्तरी घाट, ये सारे घाट, कुछ घाट जो है मालवा के अंतर्गत आते हैं और नर्मदा किनारे के लोग हैं हम। तो बहन जी गंगा किनारे की हैं, हम नदी को नदी नहीं माँ मानते हैं, नर्मदा मैया है तो उसे हम बने हैं, तो उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबने जैसा है, ऐसा कहा है। तो जैसे यहाँ पर लेखक हैं और उनके साथ एक व्यक्ति हैं, और जो पति पत्नी है, महिला है, तो वो व्यक्ति जो है उसको बहन जी कह रहे हैं, लेखक की पत्नी को कह रहे हैं, तो उसको बहन जी संबोधित करके नदी के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में बता रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के यानी विंध्याचल पर्वत की बात की गई है, घाट उतरने पड़े, विंध्याचल के नीचे की जो तलहटियां हैं उनकी बात की गई है। और एक तरफ है सिमरोल का घाट है, दूसरी तरफ बिजवाड़ा, दोनों में सागौन के जंगल हैं, पत्ते खाखरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल के छल्ले हैं, यानी पत्ते जो है वो कहने का मतलब बीच में कटे फटे होने के कारण भी बात की गई है, तो उनकी ऊपर की जो फुनगी हैं, फुंगल हैं, उनके ऊपर जो है फूल के छल्ले से जल्ले से वो लगे हुए हैं। सिमरोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिली, चोरल नदी, बहुत सारी नदियां हैं और वहाँ पर जो है कहने का मतलब जो मालवा था, बहुत सारी नदियों का अंतिम स्थल भी वहाँ और कुछ नदियों का उद्गम स्थल भी है, वो तो मिली। बिजवाड़ा में हर नाला बह रहा था, हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था, यानी पहाड़ी नदी के ऊपर तेजी से पानी रपट रहा था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। यहाँ पर लेखक कहते हैं प्रभास जोशी जी की बचपन की बात करें तो पितृपक्ष यानी नवरात्रों से पहले का जो पक्ष होता है, यानी जिसको हम अपने पितरों को जो है हम के निमित्त जो है भोजन आदि जो है वो बनाते हैं, आदि सब होता है, आप सबको पता है, तो उसी को पितृपक्ष कहा जाता है। तो नवरात्रि पर भी ऐसा ही पानी बहता हुआ मिलता था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते थे, यानी इस प्रकार कलकल ध्वनि करते हुए जीवन सा उनमें आ जाता था। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, सब बहें तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमग कर फल फूल यानी अच्छी प्रकार से फलती फूलती है, यानी वहाँ पर फल और फूल यानी पेड़ पौधों पर और अन्न जो है वहाँ पर उत्पन्न होता है। नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर हैं, ये भी भगवान शंकर के ही मंदिर है, जहाँ से शिप्रा नदी निकलती है, दूसरी शिप्रा शापित नदी की बात यहाँ पर की गई है। कालिदास की शिप्रा, कालिदास ने अपने मेघदूत में शिप्रा नदी का वर्णन किया है कई ग्रंथों में, तो बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई, यानी उज्जैन में महाकाल भगवान शंकर के तीर्थ स्थल से होती हुई गुजरती है, तो इसलिए इसको ये पवित्र नदी में गिना जाता है। चंबल विद्या के जानापाव पर्वत से निकलती है, यानी जानापाव जगह विंध्याचल पर्वत से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिल जाती है, यानी यमुना नदी में मिल जाती है। मैंने कहा था कि यहाँ ग्वालियर का क्षेत्र है, तो वहाँ होते हुए जो है वो सारी बातें, वही पूरा क्षेत्र जो मालवा के अंतर्गत आता है। चंबल को हमने घाटा विलोद में देखा, जगह का नाम है, काफी पानी था, खूब बह रही थी, उसमें नहाते लड़के को गर्व था कि यहाँ छोटी दिखती हो तो क्या हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है, यानी हमारी चंबल नदी से बड़ी कौन सी नदी है, केवल गंगा ही है, भले ही ये छोटी दिखती हो, यानी आकार में ये बड़ी है। चंबल नदी की बात यहाँ पर की गई है। आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है, इस बार गांधी सागर से सब फाटक खोलने पड़े, जगह का नाम है, और इतना पानी भरा कि इतना पानी भर गया, और गंभीर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया, यानी यशवंत सागर ये सब जो घाट हैं वहाँ के क्षेत्र है, उनकी बात की गई है, तो उसको ज़्यादा भरने की बात यहाँ पर की गई है कि 2500 साइफन चलाने पड़े। ये साइफन होते हैं जो बांध बनाया जाता है और जो पानी छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पर होते हैं। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ, पार्वती और काली सिंधी ने फिर रास्ता रोका,
2 दिन उनके पुल पर से पानी बहता रहा। ये पार्वती और काली सिंध ये भी छोटी छोटी नदियां हैं, उनके पुल के ऊपर से पानी गिरता रहा। इस बार मालवा के पठार की सब नदियों में पुर आई है, यानी भरपूर भरकर आई है, पूरा पानी आया है। उसके बाद से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया है। बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई, मालवा धरती गहन है, गंभीर है और डगडग रोटी पग पग नीर है। यानी बरसों बाद ऐसा हुआ है, बहुत सारे सालों तक वहां बारिश नहीं हुई थी। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के, मालवा पठार मैंने बताया था कि मालवा पठार के नाम से भी प्रसिद्ध है, नदियों के दर्शन हुए, यानी बहुत सारी नदियों के दर्शन यहाँ पर प्रभास जोशी जी ने किए। खूब पानी, खूब बहाव, खूब कृपा, नदी का सदा निरा रहना, जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। नदी में सदा हमेशा पानी रहना जीवन का, हमेशा जीवन जीने का जो आधार है, स्रोत है, साधन है, वो जीवित रहता है। यदि नदियां जीवित हैं तो हम जीवित हैं। वही बात यहाँ पर प्रभास जोशी जी ने बताई है। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का, यानी नदियां देखी, बहुत सारी नदियां देखने गए थे यहाँ पर लेखक, और इसके बाद तालाब देखने। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं, यानी आज के इंजीनियर कहते हैं कि हमसे ज्यादा कोई पानी का प्रयोग यूज जो है वो नहीं जानता है, लेकिन पहले के जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, ऐसा आज के लोगों की समझ है। कहने का अभिप्राय ये है, ये बड़े व्यंग्यात्मक शब्द यहाँ पर प्रभास जोशी जी ने व्यक्त किए हैं कि आज के लोग अपने आप को पानी के रख रखाव में ज़्यादा ही तेज समझते हैं कि हमसे ज़्यादा रख रखाव कोई नहीं जानता। हम जाते हैं राजस्थान में, बड़ी बड़ी बावड़ियाँ मिलती हैं, आज उन बावड़ियों की हालत क्या है हम सोच के हैरान रह जाएंगे। टूटी फूटी पड़ी हैं, वहाँ पर उनमें कूड़ा करकट भरा पड़ा है, और पहले वो पानी के स्रोत थे, साधन थे। यानी वहाँ पर जो है पानी, बारिश के महीने में पानी रोक कर रखा जाता था, जो साफ सुथरा पानी होता था, जो बाद में सूखा पड़ने पर पानी में प्रयोग किया जाता था। बहुत सारे थे, और कहने का अभिप्राय बड़े बड़े तालाब जो है बनवाए जाते थे। हम देखते हैं हमारे गांव के चारों ओर 2-3 तालाब होते थे। धीरे धीरे बचपन में मैं अपने गांव की बात करूं तो चारों तरफ एक एक जोड़ होता था, तालाब होता था पानी का, लेकिन कुछ जोड़ जो है धीरे धीरे मिट्टी डाल डाल के रिहायशी इलाकों में बदल गए, एकमात्र रह गया है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पहले के लोग जितना पानी का प्रबंध जानते थे, उतना आज के इंजीनियर बड़े ही अपने आप को कितना बड़ा तेज समझते हों, लेकिन नहीं जानते हैं। क्योंकि ज्ञान तो पश्चिमी के रिनेसां के बाद आया, नहीं विद्वानों के बाद आया ना। ये सोचते हैं कि जो अंग्रेज लोग हैं या पश्चिमी देशों के लोग, यूरोपीय लोग हैं, उन्हीं ने तो ज्ञान दिया कि कैसे पानी की सुरक्षा करनी चाहिए। व्यंग्यात्मक है, नहीं, हमारे यहाँ पहले से ही जो गजादर कुछ बोला जाता था, गजदर लोग होते थे, वो पानी की व्यवस्था चारों ओर गांव के करते थे, यानी बड़े समझदार लोग होते थे। मालवा में विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य, और भोज, राजा भोज, और मुंज रेनेसा के बहुत पहले हैं, यानी पश्चिमी या अंग्रेजी लोगों के आने से बहुत पहले थे के हैं ये। और वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर, यानी मालवा पठार में पानी को किस प्रकार रोका जा सकता है। सब ने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई, ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रख सके, यानी धरती के अंदर का पानी जो है जीवंत रहे, यानी भरा रहे। हमारे आज के नियोजकों, जो नियोजक हैं, जो प्रबंध करने वाले हैं, प्रबंधक हैं, और इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया। गाद का मतलब जो धूल मिट्टी है वो इकट्ठी हो गई और वो उनमें भर गई, उनको खाली नहीं किया। और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया, यानी अंदर के पानी को मशीनों से निकाल लिया। जगह जगह ट्यूबवेल आदि लगा दिए गए, बड़े बड़े मशीनें लगा दी गई, उसके पानी को जो है पीने में यूज कर प्रयोग करने लगे। नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा, यानी हर कदम पर पानी वाला मालवा अब सूखा हो गया। लेकिन इस बार बिलावती भर गया है, यानी काफी बिलहात, यानी ऐसे मापते हैं, इतना सारा पानी जो है उसमें भर गया है। वो बिलावती शब्द प्रयोग किया गया है, वहां की भाषा के अनुसार यहाँ पर प्रयोग किया गया है। पिपल्या पाला भर गया है, पाला का मतलब क्षेत्र, एरिया। सिरपुर में लबालब पानी है, और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे, यानी चले हुए थे साइफन पानी निकालने के लिए, आगे चलाने के लिए। फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं था जितने में कभी मैं नहाया हूं और नाव पर सैर की है। यानी पहले बचपन में कभी लेखक कहते हैं कि वो नहाए थे, और जितने पानी में उन्होंने सैर की थी, इतना पानी अब भी नहीं था जितना पानी कह रहे थे।
आथीपाला का नाम इसलिए है कि कभी वहां नदी को पार करने के लिए यानी इतना पानी नदी में होता था कि हाथी पर बैठना पड़ता था, यानी हाथी पर बैठकर नदी को पार करना पड़ता था, यानी इतना पानी था उस नदी की बात करें तो चंद्रभागा नदियों के नाम हैं। ये इतनी सारी नदियां हैं इसलिए मालवा जो है डग डग रोटी पग पग नीर वाली बात की गई है। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में रहता है। चंद्रभागा महाराष्ट्र में चली जाती है। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियां कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी, यानी उसको सुंदर रखती थी, चारों ओर खिला खिला रखती थी, हरा भरा रखती थी। आज वे सड़े नालों में बदल गई हैं, यानी गंदा पानी उनमें आता है। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, कालीसिंध, चोरल, सब ये नदियां हैं, सबके यही हाल हो रहे हैं। इन नदियों के नाम पूछे जा सकते हैं कि यहाँ से जो है मालवा से कौन कौन सी नदियां बहती हैं, तो इस कुछ नदियां जो है सारी बता दी गई हैं और कुछ नदियां ऊपर भी आई हैं बीच बीच में। ये सदा निरा नदियां यानी हमेशा पानी रहने वाली नदियां मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती, अर्थात अब तो लोगों के दुख की पीड़ा को भी शांत नहीं कर सकती। चौमासे में चलती हैं, बाकी के यानी चौमासे का मतलब वर्षा ऋतु में चलती हैं, यानी 4 महीनों में चलती हैं। बाकी महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती है, यानी बाकी बस्तियों का पानी इनमें बहता रहता है। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। नदियों का महत्व यहाँ पर बताया गया है कि मानव सभ्यता को जन्म देने वाली कौन है? नदियां हैं। क्योंकि सबसे पहले आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमने लोगों ने यानी मनुष्य ने बसेरा कहाँ बनाया? नदियों के किनारे बनाया। क्यों? क्योंकि वहां पर नहाने धोने की, पानी की सारी व्यवस्थाएं और फसल की या फसल उगाने की सारी व्यवस्थाएं जो है वो कर सकता था। हमारी आज की सभ्यता ने इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना दिया है, क्योंकि आज नदियां देखते हैं, जो यमुना थी वो भी गंदे नाले का ही रूप बन गई है। इतना यानी बस्तियों का, शहर का सारा गंदा पानी उसी में उतार दिया जाता है। उन नदियों को जो है साफ नहीं रखा गया, यानी नदी नालों की जो गंदे पानी की व्यवस्था अलग से नहीं की गई। इस साल का मालवा में सामान्य बारिश जो है 35 इंच से 5 इंच ज़्यादा पानी गिरा है, यानी कहने का मतलब 40 इंच जो पहले ऊपर आया था पानी गिरा है। और इतने में ही नदी नाले, लबालब, बावड़ियाँ और कुएं चैतन्य हो गए हैं, यानी चेत हो गए। कहने का मतलब अच्छी प्रकार से पूरे भर गए हैं, जबकि बारिश तो बहुत कम हुई है, ये बात की गई है। अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में, यानी उनका पहला अखबार था नई दुनिया, उसमें काम करते थे, तो कि लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 के यानी 1878 के रिकॉर्ड मौजूद हैं कि कितना पानी गिरा था। 128 साल की यह जानकारी ही आंख खोलने के लिए काफ़ी है। 128 साल पहले की बात यहाँ अखबार की बात की गई है कि इनमें एक ही साल था 1899 का, यानी 1899 का, जब मालवा में सिर्फ 15.75 यानी 15.75 इंच पानी गिरा था। लोक में यही 56 का काल है, यानी 56 का काल जो है इस संसार में प्रसिद्ध है कि 56 में कैसा काल पड़ा था वो प्रसिद्ध है। लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहीं आए थे। जो मारवाड़ी लोग थे राजस्थान के, वो भी यहीं आए थे कि कहते हैं कि तब भी खाने के और पीने के काफ़ी था, यानी जब देश में अकाल पड़ा था तब भी यहाँ खाने की व्यवस्था मालवा में थी, यानी यहाँ पर डग डग रोटी की बात यहाँ पर की गई है। इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था, बहुत ज़्यादा बारिश का था, और वो था सन 1973। इसमें 77 इंच पानी गिरा था। यानी एक साल तो ऐसा है, कौन सा, सन 1878, जिसमें नई दुनिया अखबार में लाइब्रेरी में अब भी मौजूद है। इसमें केवल 15.75 पानी गिरा था, और जिसके कारण यहाँ पर अकाल पड़ा था सन 56 के काल से ये प्रसिद्ध है ये समय, उसकी बात यहाँ पर की गई है। और फिर 1973 में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी, 77 इंच पानी जो है वो गिर गया था। तो तब भी यशवंत सागर, बिलावली, शिरपुर और पिपल्या पाला टूटकर बहे थे नहीं थे, यानी ये पाले, ये क्षेत्र जो है टूटे नहीं थे, ये बांध जो है वो टूटकर पानी जो है वो नहीं बहा था। यानी इतना ज़्यादा पानी गिरने के बाद भी जो है कोई नुकसान नहीं हुआ था, कहने का अभिप्राय ये है। 28 इंच से कम पानी गिरे तो उसको क्या कहा जाता है, ये बताया गया है कि 28 इंच से कम बारिश होते हुए सूखे का साल माना जाता है।
जिस साल 28 इंच से पानी कम गिरता है तो सूखा माना जाता है। लेकिन ऐसे साल ज़्यादा नहीं हैं। 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो, यानी 56 का काल ऐसा पड़ा था कि लोगों ने यहाँ तक झाड़ पीस पीस कर खाए थे। ऐसा काल है, जो बड़े बूढ़े हैं वो जानते हैं, जो 70-80 साल के बूढ़े हैं उनसे पूछ लेना कैसा काल था। लेकिन मालवा में लोग न प्यासे मरे। पूरे देश में हाय हाय मची थी, लेकिन मालवा में ना लोग प्यासे मरे ना भूखे, क्योंकि उसके पहले साल खूब पानी था, यानी उससे पहले खूब बारिश हुई थी और बाद के साल में भी थी। तो अपने नदी नाले तालाब संभाल के रखे तो दुष्काल का साल भी मज़े में निकल जाता है। यदि हमने नदी नालों को संभाल कर रखा हुआ तो बुरा समय भी आता है तो भी वो अच्छे प्रकार से निकल जाता है। लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वही उजाड़ की सभ्यता। अब वास्तविक मुद्दे पर आ गए प्रभाष जोशी जी, कि जिसे हम विकास की सभ्यता कहते हैं, यानी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े बांध बनाना, बिजली के बांध बना दिए ऐसे क्षेत्रों में, ये सब जो क्या है उजाड़ने की अब सभ्यता है। अब सभ्यता का बुरी सभ्यता है। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने, नई दुनिया अखबार का नाम है, उसी की लाइब्रेरी में जो है पुराने अखबार जो रखे हैं, पुरानी पत्रिकाएं रखी हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। कमल सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरनें निकाल रखी हैं, यानी काट काट कर जो टुकड़े रखे हैं अखबार के, कि इसके कारण क्या क्या होगा या क्या हो सकता है, इसके कारण किस प्रकार पर्यावरण बिगड़ सकता है, वो सारी बातें यहाँ पर उसमें हैं। कि मानव धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है, और क्यों यहाँ डग डग रोटी और पग पग नीर नहीं है। यानी अब उन्होंने जो है सारा उसमें नई दुनिया में विवरण में लिखा है कि हर कदम पे रोटी और हर कदम पे पानी क्यों नहीं है। अब कारण क्या, क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है। जैसे सब कह रहे हैं कि समुद्रों का पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, और जो है वातावरण गर्म होने के कारण जो है बहुत सारे वातावरण परिवर्तन जो है वो मौसम में हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं। क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर, क्योंकि इस समय अक्टूबर का महीना है और ठंड की बात करें तो नाम मात्र है, पंखे चल रहे हैं, और इस महीने में तो काफ़ी सर्दी हो जाती थी। ये सब बातें हैं। पर जमी बर्फ पिघल रही है, क्यों ध्रुवों पर, यानी धरती के किनारों पर जो जमी हुई बर्फ है, जैसे अंटार्कटिका आदि स्थान है, सब बर्फीले थे, धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है, सब आप पता लगा रहे हो। क्यों हमारे मौसमों का चक्कर बिगड़ रहा है, यानी मौसम चक्कर, जिस समय बारिश होनी थी उस समय नहीं हो रही है, जिस समय सर्द ऋतु आनी थी नहीं होती है। क्यों लद्दाख में बर्फ के बजाय पानी गिरा, यानी बर्फ गिरती है जहाँ पर, वहाँ पर बारिश हो रही है। क्यों बाड़मेर में गांव डूब गए हैं। क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है, ये इसका कारण क्या है, औद्योगिक क्रांति है। क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, गाड़ियां हैं, औद्योगिक कारखाने हैं, कितनी चीज़ें ऐसी बन गई हैं जिनके कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ज़्यादा वातावरण में बढ़ती जा रही है और तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। ये गैसें सबसे ज़्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती हैं। कहाँ से सबसे ज़्यादा आते हैं, अमेरिका और यूरोप के जो विकसित देश हैं, जिनका विकास हो चुका है। हमारा विकासशील देश है, विकास कर रहा है, वो विकसित है, यानी वो विकास कर चुके हैं, तो निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है, यानी वो रोकना नहीं चाहती। वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने में सबसे बड़ी गड़बड़ी उसी ने की है, यानी गड़बड़ी हो रही है। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ झाड़ू जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा, अर्थात वो आगे से आगे बढ़ने के जो कारखाने, जो औद्योगिक क्रांतियां हैं, उनको लगातार बढ़ाता रहेगा। लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर को डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं, अर्थात कहाँ तक हम जीवन पद्धति को समझते हैं कि वास्तविक जीवन पद्धति क्या है। तो ये है हमारा जो मालवा खाऊ झाड़ू सभ्यता में, अपना मालवा खाऊ झाड़ू सभ्यता में। और इसमें सबसे बड़ा व्यंग्य यहाँ पर लेखक का यही है कि किस प्रकार प्रकृति के साथ जुड़कर ज़्यादा बारिश होती थी तो भी लोग जो है इस प्रकार पीड़ित नहीं होते थे। अब कम बारिश में भी चारों ओर जो है किस प्रकार नदी नाले भी
अब किस प्रकार जो है गंदे पानी के स्रोत बन चुके हैं, किस प्रकार पहले पानी की व्यवस्थाएं होती थी, अब पानी की व्यवस्था समझने वाले लोग किस प्रकार जो है धरती के नीचे के पानी को भी खींच खींच कर जो है उसको खाली कर दिया है। कहने का मतलब जल स्तर नीचे जा चुका है। और किस प्रकार औद्योगिक क्रांति के कारण जो है वातावरण में गर्मी बढ़ती जा रही है, 3 सेल्सियस डिग्री वातावरण का तापमान बढ़ गया है, जिसके कारण हमारा मौसम चक्र जो है वो अव्यवस्थित हो गया है। क्योंकि मौसम चक्कर जो है वो सही ढंग से नहीं चल रहा है। बारिश लेट आती है, सर्दियाँ लेट आती हैं, फिर अंत में गर्मी तक चलती रहती हैं। ये सारा का सारा वातावरण जो है वो सारा का सारा पर्यावरण व्यवस्था जो है वो बिगड़ती जा रही है। जितनी ठंड पहले पड़ती थी सामान्य क्षेत्रों में, अब उतनी ठंड भी नहीं रही है। सामान्य